वहीं एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राम माधव अपने इल्जाम के हक में सबूत पेश करें। राम माधव ने एनसी और पीडीपी पर पाकिस्तान की हिदायत पर काम करने का इल्जाम लगाया है। बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने तंजीमों के खिलाफ उंगली उठाई और कहा कि ये पाकिस्तान के इशारों पे इन्होंने किया है। एक तो मैंने जैसे ट्विटर पे कहा, मैं आज आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं जनाब राम माधव साहब और उनके बाकी साथियों को जिन्होंने कल से ये बात की, सबूत लेके लोगों के सामने आए और दिखाएं कहां पे हम पाकिस्तान के इशारों पे चलते हैं। आप मुझसे कहते हैं कि हमने क्या कुर्बानियां दी, इस मुल्क के खातिर हमने क्या किया वो हम जानते हैं। इस मुल्क के खातिर हमने क्या कुर्बानियां दी वो मेरे वर्कर जानते हैं, वो उस वर्कर का बेटा जानता है, उस वर्कर की बेटी जानती है जिसके आंसू आज तक पहुंचे नहीं गए। आप हमें कहते हो कि हम पाकिस्तान के इशारों पे नाचते हैं। अगर हिम्मत है राम माधव साहब, आप अपनी जो सबूत आपके पास है वो सबूत लेके लोगों की अदालत में आ जाइए, हम भी देखते हैं आप कहां पे खड़े हैं। ये बुजदली की सियासत आप मत करिए, बहुत देखा हमने आप जैसे लोग, शूट एंड स्कूट की सियासत। आप आते हो, इल्जाम लगाते हो और पतली गली से खिसक जाते हो। हिम्मत है सबूत लेके आइए, नहीं तो माफी मांगिए। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक इत्तेहादी पार्टियों पर खरीद फरोख्त का इल्जाम लगा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि गवर्नर ने किस बुनियाद पर ये बातें कही हैं, कौन किसको खरीद रहा था और पैसा कहां से आ रहा था। साहब के पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग एंड यूज ऑफ मनी फॉर इंजीनियरिंग डिफेक्शंस हैड टू बी स्टॉप्ड। लेकिन अब हम तो 3 सियासी पार्टियां एक साथ आई, हमारे खिलाफ तो ये इल्जाम लग नहीं सकता कि यहां कहीं पैसे का असर इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन हमारी चिट्ठी के बाद जो दूसरी चिट्ठी गई जिसमें क्लेम किया गया कि हमारे पास 16 एमएलए हैं या 18 एमएलए हैं या जितने एमएलए की क्लेम की गई उस चिट्ठी में गवर्नर साहब ने उस पर कहा है कि दिस इज हॉर्स ट्रेडिंग एंड हिज रिपोर्ट्स आर मनी वाज चेंजिंग हैंड्स। तो इसमें ये इस चीज को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नर साहब ने खुद ये तस्लीम किया है कि एमएलएज वर बीइंग बॉट, मनी वाज चेंजिंग हैंड्स, इसमें पता लगना चाहिए लोगों को कि ये एमएलए खरीदने का काम कौन कर रहा है। गवर्नर साहब के पास अगर ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए, क्योंकि ये हमने इल्जाम नहीं लगाया, हमने कहीं नहीं कहा कि पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। ये गवर्नर साहब ने खुद कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई। कौन कर रहा था हॉर्स ट्रेडिंग? गवर्नर साहब ने कहा कि पैसे इस्तेमाल हो रहे थे। कौन कर रहा था पैसे इस्तेमाल? गवर्नर साहब ने कहा कि ये जो पैसे हैं हम जानना चाहते हैं ये पैसे आए कहां से। इसी दौरान कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने राम माधव के बयान को इंतहाई अफसोसनाक बताया। उन्होंने सत्यपाल मलिक के बयान की भी सख्त मजम्मत की। देखिए, राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है ऐसी टिप्पणी करने का, और ना ही वो तय कर सकते हैं कि राजनीतिक दलों का निर्णय क्या होना चाहिए और क्या उनकी समझ में अच्छा है या बुरा है। वो बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, एक राज्यपाल की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है उसको उनको देखना चाहिए। मैं निंदा करता हूँ, राम माधव जी को अपना ये वक्तव्य वापस लेना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। कौन है राम माधव जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं राष्ट्रभक्ति का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और दूसरे दलों को। देश के दल हैं, पार्टीज हैं। राम माधव को तब नहीं पता था जब पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी। हैरानी की बात है कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य भी दिया और केंद्र उस पर चुप है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। असेंबली इंतखाबात से कबल मध्य प्रदेश के कुछ अजला में वोटर लिस्टें उर्दू में जारी की जाएंगी। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदा मेहताब आलम ने कुछ तासुरात जानने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन के जरिए जो एक खबर दी गई है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू जबान में भी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भोपाल में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो उर्दू के अंदर वोटर लिस्ट जारी करने का फैसला लिया है, मैं समझता हूं कि इसको बहुत पहले ले जाना चाहिए था और बहुत अच्छा किया। ये उर्दू ज़बान की तहजीब है, इसको मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के अंदर वोटर लिस्ट जारी हो। मुशाहिद साहब, आप जो एक लंबे अरसे से उर्दू में सहाफत कर रहे हैं, जो फैसला है इसको किस तरह से देखते हैं और इसको मुल्कगीर सतह पर ले जाने के लिए क्या मुतालबा कर रहे हैं?
तमाम ही इलाकाई जुबानों में जो है वोटर लिस्ट को जारी करना चाहिए ताकि लोग उससे इस्तेफादा कर सके। बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती, बहुत से को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती है। तो जिन को जो भी जुबान आती है वो अपनी जुबान में आसानी से अपना नाम पता जो है देख सकें। ये फैसला बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में बिलखुसूस बुरहानपुर और खंडवा में ये वोटर लिस्ट जारी होती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े पैमाने पर इसको जारी करने का फैसला लिया है। तो तमाम जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ भी वोटर लिस्ट उर्दू में जारी हो तो ज़्यादा बेहतर हो। जैसा कि आपने कहा कि खंडवा में, बुरहानपुर में, भोपालपुर में जो जारी हो रही थी, लेकिन सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश की 230 सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो है इसकी सीटों की तादाद कहीं ज़्यादा है, तो सिर्फ इतने पे ही महदूद होना ठीक है या और भी मुतालबा करें? आशु साहब, बात खंडवा, बुरहानपुर या भोपाल की नहीं है या मुस्लिम बहुल आबादी की नहीं है। उर्दू ज़बान न सिर्फ किसी मुसलमान की भाषा है बल्कि ये एक सभी की भाषा है और इसको मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, अपने काम में लेते हैं। जैसा कि भोपाल में पहले एक रिवाज हुआ करता था कि यहाँ के नगर निगम सीमा के जितने भी बोर्ड लगे होते थे वो उर्दू में भी लिखे होते थे। वजह यही है कि उर्दू समझने वाले यहाँ ज़्यादा हैं। तो अगर सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों से अंदाज लगाया जा रहा है तो ऐसी 29 सीटें हैं जिन्हें मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है। तो कम से कम शुरुआत उन 29 सीटों पे तो होना ही चाहिए थी और मेरा मानना ये है कि ये पूरे मध्य प्रदेश और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की वोटर लिस्ट होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो उर्दू के जो जानने वाले हैं, उर्दू के जो सहाफ़ी हैं, उर्दू के जो दानिश्वर हैं, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ कुछ इलाकों में कुछ असेंबली सीटों पर जारी करना जो है मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको जो है पूरे मुल्क की सतह पर तमाम असेंबली हल्कों में जारी करें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। यूपी में 4000 उर्दू टीचरों की तकर्री मनसूख किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के तईं सख्त रवैया इख्तियार किया है। अदालत ने कहा है कि हुकूमत 6 दिसंबर तक उर्दू टीचरों की तकर्री पर कोई हतमी फैसला लें। अदालत ने हुकूमत को तकर्री के मामले में जल्द अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत जवाब दाखिल नहीं करती है तो इस सूरत में तौहीन अदालत का इल्जाम तय होगा। वाज़ेह रहे कि इस पूरे मामले की समाअत जस्टिस सुमित कुमार की क़यादत वाली बेंच ने की। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में गौतम नुल्खा की अर्जी पर अदालत में बहस हुई है। गौतम ने चार्जशीट से नाम हटाने की दरख्वास्त की थी। गौतम की इस मांग की कारी वकील ने मुखालफत की। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को 4 दिसंबर तक तमाम दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी है। अदालत ने फिरीक मुखालिफ को 5 दिसंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इस केस की समाअत अब 14 दिसंबर को होगी। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे 25 दिसंबर को अयोध्या जा रहे हैं। वो वहां आरजी तौर से कायम राम मंदिर में पूजा करेंगे। उद्धव ठाकरे के दौरे को कामयाब बनाने के लिए शिवसेना के बड़ी तादाद में कारकुनों को अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है। शिवसेना ने शुमाली हिंदुस्तान के शिवसेना लीडरों को अयोध्या पहुंचने और दीगर लोगों को अयोध्या लाने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र से भी शिव सैनिकों का बड़ा जत्था थाने स्टेशन से अयोध्या रवाना हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने का मुतालबा खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी कि पोलिंग के ताल्लुक से जो मौजूदा सिस्टम है उसको बदलकर लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। इस अर्जी में यह भी कहा गया था कि मौजूदा सिस्टम से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए अर्जी गुजार से कहा कि जिस सिस्टम को भी लोग चलाते हैं इस सिस्टम में दिक्कत आ सकती है।